लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 19वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बहुत सवेरे महाराज जय सिंह, राजा सुरेंद्र सिंह और कुमार अपने कुल अय्यारों को साथ ले खोह के दरवाजे पर आए। तेज सिंह ने दोनों ताले खोले, जिन्हें देख महाराज जय सिंह और सुरेंद्र सिंह बहुत हैरान हुए। खोह के अंदर जाकर तो इन लोगों की और ही कैफियत हो गई। ताज्जुब भरी निगाहों से चारों तरफ देखते और तारीफ करते थे। घुमाते फिराते, कई ताज्जुब की चीजों को दिखाते और कुछ हाल समझाते, सभी को साथ लिए हुए तेज सिंह उस बाग के दरवाजे पर पहुंचे जिसमें सिद्धनाथ रहते थे। इन लोगों के पहुंचने के पहले ही से सिद्धनाथ इस्तकबाल के लिए द्वार पर मौजूद थे। तेज सिंह ने महाराज जय सिंह और सुरेंद्र सिंह को उंगली के इशारे से बताकर कहा, देखिए सिद्धनाथ बाबा दरवाजे पर खड़े हैं। दोनों राजा चाहते थे कि जल्दी से पास पहुंचकर बाबा जी को दंडवत करें, मगर इसके पहले ही बाबा जी ने पुकार कर कहा, खबरदार, मुझे कोई दंडवत न करना, नहीं तो पछताओगे और मुलाकात भी न होगी। इरादा करते रह गए। किसी की मजाल न हुई कि दंडवत करता। महाराज जय सिंह और राजा सुरेंद्र सिंह हैरान थे कि बाबा जी ने दंडवत करने से क्यों रोका। पास पहुंचकर हाथ मिलाना चाहा, मगर बाबा जी ने इसे भी मंजूर न करके कहा, महाराज, मैं इस लायक नहीं, आपका दर्जा मुझसे बहुत बड़ा है। सुरेंद्र सिंह, साधुओं से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं हो सकता। बाबा जी, आपका कहना बहुत ठीक है, मगर आपको मालूम नहीं कि मैं किस तरह का साधु हूं। सुरेंद्र सिंह, साधु चाहे किसी तरह का हो, पूजने योग्य है। बाबा जी, किसी तरह का हो, मगर साधु हो तब तो। सुरेंद्र सिंह, तो आप कौन हैं? बाबा जी, कोई भी नहीं। जय सिंह, आपकी बातें ऐसी हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आती और हर बात ताज्जुब, तरद्दुद, सोच और घबराहट बढ़ाती है। बाबा जी हंसकर, अच्छा आइए, इस बाग में चलिए। सभी को अपने साथ लिए सिद्धनाथ बाग के अंदर गए। पाठक, घड़ी घड़ी बाग की तारीफ करना तथा हर एक गुल, बूटे और पत्तियों की कैफियत लिखना मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि इस छोटे से ग्रंथ को शुरू से इस वक्त तक मुख्तसर ही में लिखता चला आया हूं। सिवाय इसके इस खोह के बाग कौन बड़े लंबे चौड़े हैं जिनके लिए कई पन्ने कागज के बर्बाद किए जाएं। लेकिन इतना कहना जरूरी है कि इस खोह में जितने बाग हैं, चाहे छोटे भी हों, मगर सभी की सजावट अच्छी है और फूलों के सिवाय पहाड़ी खुशनुमा पत्तियों की बहार कहीं बढ़ी चढ़ी है। महाराज जय सिंह, राजा सुरेंद्र सिंह, कुमार बीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों को साथ लिए घूमते हुए बाबा जी उसी दीवान खाने में पहुंचे जिसमें कुमारी का दरबार कुमार ने देखा था। बल्कि ऐसा क्यों नहीं कहते कि अभी कल ही जिस कमरे में कुमार खास कुमारी चंद्रकांता से मिले थे। जिस तरह की सजावट आज इस दीवान खाने की है, इसके पहले कुमार ने नहीं देखी थी। बीच में एक कीमती गद्दी बिछी हुई थी। बाबा जी ने उस पर राजा सुरेंद्र सिंह, महाराज जय सिंह और कुंवर बीरेंद्र सिंह को बिठाकर उनके दोनों तरफ दर्जे ब दर्जे अय्यारों को बिठाया और आप भी उन्हीं लोगों के सामने एक मृगशाला पर बैठ गए जो पहले ही बिछा हुआ था। इसके बाद बातचीत होने लगी। बाबा जी, महाराज जय सिंह और राजा सुरेंद्र सिंह की तरफ देखकर, आप लोग कुशल से तो हैं? दोनों राजा, आपकी कृपा से बहुत आनंद है और आज तो आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। बाबा जी, आप लोगों को यहां तक आने में तकलीफ हुई, उसे माफ कीजिएगा। जय सिंह, यहां आने के ख्याल ही से हम लोगों की तकलीफ जाती रही। आपकी कृपा न होती और यहां तक आने की नौबत न पहुंचती तो ना मालूम कब तक कुमारी चंद्रकांता के वियोग का दुख हम लोगों को सहना पड़ता। बाबा जी मुस्कुराकर, अब कुमारी की तलाश में आप लोग तकलीफ न उठावेंगे। जय सिंह, आशा है कि आज आपकी कृपा से कुमारी को जरूर देखेंगे। बाबा जी, शायद किसी वजह से अगर आज कुमारी को देख न सके तो कल जरूर आप लोग उससे मिलेंगे। इस वक्त आप लोग स्नान पूजा से छुट्टी पाकर कुछ भोजन कर ले, तब हमारे आपके बीच बातचीत होगी। बाबा जी ने एक लौंडी को बुलाकर कहा कि हमारे मेहमान लोगों के नहाने का सामान उस बाग में दुरुस्त करो जिसमें बावली है। बाबा जी सभी को लिए उस बाग में गए जिसमें बावली थी।
उसी में सभी ने स्नान किया और उत्तर तरफ वाले दालान में भोजन करने के बाद उस कमरे में बैठे जिसमें कुंवर बीरेंद्र सिंह की आंख खुली थी। आज भी वो कमरा वैसा ही सजा हुआ है जैसा पहले दिन कुमार ने देखा था। हाँ, इतना फर्क है कि आज कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर उसमें नहीं है। जब सब लोग निश्चिंत होकर बैठे तब राजा सुरेंद्र सिंह ने सिद्धनाथ योगी से पूछा, ये खूबसूरत पहाड़ी जिसमें छोटे छोटे कई बाग हैं, हमारे ही इलाके में है, मगर आज तक कभी इसे देखने की नौबत नहीं पहुंची। क्या इस बाग से ऊपर ही ऊपर कोई और रास्ता भी बाहर जाने का है? बाबा जी, इसकी राह गुप्त होने के सबब से यहां कोई आ या जा नहीं सकता था। हाँ, जिसे इस छोटे से तिलिस्म की कुछ खबर है वो शायद आ सके। एक रास्ता तो इसका वही है जिससे आप आए हैं, दूसरी राह बाहर आने जाने की इस बाग में से है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा छिपी हुई है। सुरेंद्र सिंह, आप कब से इस पहाड़ी में रह रहे हैं? बाबा जी, मैं बहुत थोड़े दिनों से इस खोह में आया हूं, सो भी अपनी खुशी से नहीं आया, मालिक के काम से आया हूं। सुरेंद्र सिंह ताज्जुब से, आप किसके नौकर हैं? बाबा जी, ये भी आपको बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। जय सिंह सुरेंद्र सिंह की तरफ इशारा करके, महाराज की जुबानी मालूम होता है कि ये दिलचस्प पहाड़ी चाहे इनके राज्य में हो, मगर इन्हें इसकी खबर नहीं, और ये जगह भी ऐसी नहीं मालूम होती जिसका कोई मालिक ना हो। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो इस दिलचस्प पहाड़ी और सुंदर सुंदर मकान और बगीचों का मालिक कौन है? महाराज जयसिंह की बात का जवाब अभी सिद्धनाथ बाबा ने नहीं दिया था कि सामने से वन कन्या आती दिखाई पड़ी। दोनों बगल उसके दो सखियां और पीछे पीछे 10-15 लौंडियों की भीड़ थी। बाबा वन कन्या की तरफ इशारा करके, इस जगह की मालिक यही है। सिद्धनाथ बाबा की बात सुनकर दोनों महाराज और अय्यार लोग ताज्जुब से वन कन्या की तरफ देखने लगे। इस वक्त कुंवर बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह भी हैरान हो वन कन्या की तरफ देख रहे थे। सिद्धनाथ की जुबानी ये सुनकर कि इस जगह की मालिक यही है, कुमार और तेज सिंह को पिछली बातें याद आ गई। कुंवर बीरेंद्र सिंह सिर नीचा कर सोचने लगे कि बेशक कुमारी चंद्रकांता इसी वन कन्या की कैद में है। वो बेचारी तिलिस्म की राह से आकर जब इस खोह में फंसी तब इन्होंने कैद कर लिया। तभी तो इस जोर की चिट्ठी लिखी थी कि बिना हमारी मदद के तुम कुमारी चंद्रकांता को नहीं देख सकते। और उस दिन सिद्धनाथ बाबा ने भी यही कहा था कि जब ये चाहेगी तब चंद्रकांता से तुम्हारी मुलाकात होगी। बेशक कुमारी को इसी ने कैद किया है, हम इसे अपना दोस्त कभी नहीं कह सकते, बल्कि ये हमारी दुश्मन है, क्योंकि इसने बेफायदे कुमारी चंद्रकांता को कैद करके तकलीफ में डाला और हम लोगों को भी परेशान किया। नीचे मुंह किए इसी किस्म की बातें सोचते सोचते कुमार को गुस्सा चढ़ाया और उन्होंने सिर उठाकर वन कन्या की तरफ देखा। कुमार के दिल में चंद्रकांता की मोहब्बत चाहे कितनी ही ज्यादा हो, मगर वन कन्या की मोहब्बत भी कम न थी। हाँ, इतना फर्क जरूर था कि जिस वक्त कुमारी चंद्रकांता की याद में मग्न होते थे उस वक्त वन कन्या का ख्याल भी जी में नहीं आता था, मगर सूरत देखने से मोहब्बत की मजबूत फांस गले में पड़ जाती थी। इस वक्त भी उनकी यही दशा हुई। ये सोचकर कि कुमारी को इसने कैद किया है एकदम गुस्सा चढ़ाया, मगर कब तक? जब तक कि जमीन की तरफ देखते सोचते रहे। जहां सिर उठाकर वन कन्या की तरफ देखा, गुस्सा बिल्कुल जाता रहा, ख्याल ही दूसरे हो गए। पहले कुछ सोचा था, अब कुछ और ही सोचने लगे। नहीं नहीं, ये बेचारी हमारी दुश्मन नहीं है। राम राम, ना मालूम क्यों ऐसा ख्याल मेरे दिल में आ गया। इससे बढ़कर तो कोई दोस्त दिखाई ही नहीं देता। अगर ये हमारी मदद न करती तो तिलिस्म का टूटना मुश्किल हो जाता, कुमारी के मिलने की उम्मीद जाती रहती, बल्कि मैं खुद दुश्मनों के हाथ पड़ जाता। कुमार क्या, सभी के ही दिलों में एकदम ये बात पैदा हुई कि इस बाग और पहाड़ी की मालिक अगर ये है तो इसी ने कुमारी को भी कैद कर रखा होगा। आखिर महाराज जयसिंह से न रहा गया। सिद्धनाथ की तरफ देखकर पूछा, बेचारी चंद्रकांता इस खोह में फंस कर इन्हीं की कैद में पड़ी होगी? बाबा, नहीं, जिस वक्त कुमारी चंद्रकांता इस खोह में फंसी थी उस वक्त यहां का मालिक कोई न था। उसके बाद ये पहाड़ी बाग और मकान इनको मिला है। सिद्धनाथ बाबा की दूसरी बात ने और भ्रम में डाल दिया, यहां तक कि कुमार का जी घबराने लगा। अगर महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह यहां ना होते तो जरूर कुमार चिल्ला उठते, मगर नहीं, शर्म ने मुंह बंद कर दिया और गंभीरता से दोनों मूढ़ों पर हाथ धरकर
नीचे की तरफ दबाया। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह से ना रहा गया। सिद्धनाथ की तरफ देखा और गिड़गिड़ा कर बोले, आप कृपा करके पेचीदा और बहुत से मायने पैदा करने वाली बातों को छोड़ दीजिए और साफ कहिए कि ये लड़की जो सामने खड़ी है कौन है, ये पहाड़ी से किसने दी है और चंद्रकांता कहाँ है। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह की बात सुनकर बाबाजी मुस्कुराने लगे और वन कन्या की तरफ देख इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वन कन्या अपनी अगल बगल वाली दोनों सखियों को, जिनमें से एक की पोशाक सुर्ख और दूसरी की सब्ज थी, साथ लिए सिद्धनाथ के पास आई। बाबाजी ने उसके चेहरे पर से एक झिल्ली जैसी कोई चीज, जो तमाम चेहरे के साथ चिपकी हुई थी, खींच ली और हाथ पकड़कर महाराज जयसिंह के पैर पर डाल दिया और कहा, लीजिए, ये आपकी चंद्रकांता है। चेहरे पर से झिल्ली उतर जाने से सभी ने कुमारी चंद्रकांता को पहचान लिया। महाराज जयसिंह पैरों से उसका सिर उठाकर देर तक अपनी छाती से लगाए रहे और खुशी से गदगद हो गए। सिद्धनाथ योगी ने उसकी दोनों सखियों के मुंह पर से भी झिल्ली उतार दी। लाल पोशाक वाली चपला और सब्ज पोशाक वाली चंपा साफ पहचानी गईं। मारे खुशी के सभी का चेहरा चमक उठा। आज किसी खुशी कभी किसी ने नहीं पाई थी। महाराज जयसिंह के इशारे से कुमारी चंद्रकांता ने राजा सुरेंद्र सिंह के पैर पर सिर रखा। उन्होंने उसका सिर उठाकर सूंघा। घंटों तक मारे खुशी के सभी की अजब हालत रही। कुंवर बीरेंद्र सिंह की दशा तो लिखनी ही मुश्किल है। अगर सिद्धनाथ योगी इनको पहले ही कुमारी से न मिलाए रहते तो इस समय इनकी शर्म और हया कभी न दब सकती थी। जरूर कोई बेअदबी हो जाती। महाराज जयसिंह की तरफ देखकर सिद्धनाथ बाबा बोले, आप कुमारी को हुक्म दीजिए कि अपनी सखियों के साथ घूमे फिरे या दूसरे कमरे में चली जाए और आप लोग इस पहाड़ी और कुमारी का विचित्र हाल मुझसे सुने। जयसिंह, बहुत दिनों के बाद इसकी सूरत देखी है, अब कैसे अपने से अलग करूं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई आफत आए और इसको देखना मुश्किल हो जाए। बाबा हंसकर, नहीं नहीं, अभी आपसे अलग नहीं हो सकती। जयसिंह, खैर जो हो, इसे मुझसे अलग मत कीजिए और कृपा करके इसका हाल शुरू से कहिए। बाबा, अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 19वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।